उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई जारी रहेगी और कल जिस तरह की टिप्पणियां रही सुप्रीम कोर्ट की, तमाम सवाल पूछे गए जो वहां पर सरकारी पक्ष से, और इसके अलावा जो विपक्ष ने जिन मुद्दों पर आपत्तियां जताई थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट उनसे कन्विंस्ड दिखाई पड़ रहा था, तो एक बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कल की टिप्पणियों की जबरदस्त चर्चा है और उसको देखते हुए ये साफ लग रहा है कि जिन आधार पर चुनौती दी गई थी तमाम मुद्दों पर, उनको लेकर उनको सुप्रीम कोर्ट भी महसूस कर रहा है कि हाँ, ये सारी चीजें हुई हैं, तमाम प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है कानून में, और इसके अलावा तमाम प्रक्रियाओं का भी, जो कानून बनाने की प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। अब इन सब पर आज फिर सुनवाई जारी रहेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना कोई फैसला देगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, तमाम जांच एजेंसियां हैं, उनकी कार्रवाई भी अपनी तरफ से जारी है। अब सरकार की एजेंसियां हैं, एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, लेकिन ये आरोप लगते रहे हैं कि ये सरकार के इशारे पर करती हैं काम, और सरकार जहां जब कहती है, यानी उनकी जो टाइमिंग होती है वो सरकार के हिसाब से उसके अनुकूल होती है, वो दिखाई भी पड़ रही है। ताज़ा तरीन मामला ये है कि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के यहाँ छापेमारी की है, और उधर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ लगातार तीसरे दिन भी चल रही है। इन सब के बीच एक बड़ी बैठक आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों की, महागठबंधन की, पटना में हो रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेताओं के बीच बैठक हुई थी, और उस बैठक में ही घोषणा किया गया था कि 17 तारीख को ये बैठक पटना में होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल शामिल होंगे। तो इस बैठक के बाद भी एक बड़ी खबर आने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में। और ये मुद्दा, यानी ये मसला एनडीए गठबंधन के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई सहमति अभी नहीं बन पा रही है। पर तो इन सब पर करेंगे चर्चा। रुक करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। जिस तरह से दलीलें दी गई वहां पर कल वक्फ संशोधन कानून को लेकर, आज फिर वो सुनवाई जारी है, तो एक बड़े फैसले की उम्मीद अमलेंदु जी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के तमाम जो आपत्तियां थी इस कानून को लेकर, उनसे सुप्रीम कोर्ट काफी कन्विंस्ड दिखाई पड़ रहा था। खासतौर पर वक्फ संपत्ति को तय करने का अधिकार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया है, और भी कई ऐसे मुद्दे थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने और कहा भी है कि वो इस पर कुछ आदेश पारित कर सकते हैं। तो ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा, ये देखा जा रहा है, साफ देखा जा रहा है, भले ही कानून पूरी तरह से रद्द ना हो। हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से भले ही कानून रद्द ना हो, और रद्द भी हो सकता है समीर जी, तब इस पर आगे बहस चलेगी। अभी जो प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट को लगा, उसमें ये लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा लोचे हैं। हाँ। और जो संविधान में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनका उल्लंघन करता है ये कानून, ये सुप्रीम कोर्ट को लगा। और जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, वही दलीलें जो थी वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन की तरफ से दी गई थी कि भाई आप, जैसे ये कहा गया, और हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जब राज्यसभा में कहा था, उसने भी यही कहा था कि जो बीजेपी के नए मित्र बने हैं चंद्रबाबू नायडू, उनका कहना है कि जो तिरुपति माला मंदिर बोर्ड है उसमें कोई गैर हिंदू शामिल नहीं हो सकता। उनका बिल्कुल ठीक है, तो हम लेकिन ये पूछते फिर अगर उसमें नहीं हो सकता तो वक्फ में कैसे शामिल हो सकता है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के वकील थे तुषार मेहता, जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि साहब वो वक्फ की जगह ये बना सकते हैं ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको बना सकते हैं। तो ये सवाल उठा कि चैरिटेबल ट्रस्ट तो जो है वो, जब चैरिटेबल ट्रस्ट आया उसके बाद की चीज़, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि भाई 1925 से पहले, आप जैसा आप बता रहे हैं, तो 1925 से पहले की जो संपत्तियां हैं वो किस तरीके से रजिस्टर होंगी, उनको आप कहाँ लेंगे? और अगर 1000 साल पहले की है, आप कहीं चाहिए तो रजिस्टर होनी चाहिए। वो तो 3000 साल पहले की संपत्ति है, वो तो रजिस्टर होगी नहीं, चूंकि रजिस्ट्री का कानून नहीं था, तो उसको आप कैसे लेंगे? तो ये आप जो है वो इसको नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उस पर जो 3 उनका जो आदेश थे, इंटरिम आदेश, वो उन्होंने पारित किए उस समय, और कहा कि हम इसको पारित करते हैं। और उन्होंने बताया भी, वो जो 3
इस पर जो थे सरकार पूरी तरीके से घबरा गई। जी हाँ। और जो सॉलिसिटर जनरल थे वो गिड़गिड़ाने लगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मिलॉर्ड हमको कल और सुन लीजिए, हमें कुछ और बातें कहनी है और इंटरिम आदेश अभी रोक दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इंटरिम आदेश कल तक के लिए हम रोकते हैं, लेकिन आपको इस पर अपनी बात करनी होगी, कल हम आपकी बात सुनेंगे। तो आज 2 बजे से फिर इस पर बहस होगी और सरकार का पक्ष आज सुना जाएगा, उसके बाद फिर इंटरिम ऑर्डर पारित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम अमूमन इंटरिम ऑर्डर्स पारित नहीं करते हैं, लेकिन यह केस ऐसा है कि अगर एक भी संपत्ति को आपने डिनोटिफाई कर दिया तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा और हम जो है यहाँ अन्याय करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ये एक तरीके से कहा गया। तो इसका मतलब समझिए सुप्रीम कोर्ट एक चीज अच्छे तरीके से समझ रहा है कि ये कानून अन्याय करता है, और जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने कहा कि ये 200 मिलियन लोगों यानी कि 20 करोड़ लोगों की संसदीय लूट है, जी ये कपिल सिब्बल के शब्द थे, तो उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट मानता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। इसको जो दलीलें थी यानी विपक्ष की तरफ से, चूंकि लगभग 70 याचिकाएं दाखिल की गई हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से, तमाम मुस्लिम संगठनों की ओर से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और सब ने ये कहते हुए यानी जो इस कानून को लेकर जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये कि तमाम मौलिक अधिकारों का इसमें हनन किया गया है, उनको पूरी तरह से खारिज करके इस कानून को लाया गया है। इसके अलावा इसमें तमाम प्रक्रियाएं भी ऐसी हैं जो खामी है। और अमलेंदु जी, तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जो बहुत सारी आपत्तियां थी वो जेपीसी में उन पर चर्चा हुई है, और उसके बाद सरकार ने उसके हिसाब से कानून बनाया है। लेकिन ये कई बार हम आपको बता चुके हैं कि जेपीसी में क्या कुछ हुआ है। जेपीसी में तो विपक्ष के नेताओं की जो आपत्तियां थी, आपत्तियों को भी वहां पर नोटिस में नहीं लिया गया, यानी ये उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, इस बात को भी मेंशन नहीं किया गया जेपीसी की बैठक में, और कह रहे हैं कि जेपीसी में ये सारे मुद्दे उठे थे। हाँ, चूंकि समझ लीजिए अभी तो जो मूल याचिकाएं थी उनके बात हो रही थी, जब महुआ मोहित्रा की याचिका आएगी तब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे, प्रक्रिया पे सवाल उठेगा। चूंकि महुआ मोहित्रा ने प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए, वो इस पे गई नहीं है कि साहब ये अधिकारों का उल्लंघन करता है, संवैधानिक अतिक्रमण कर रहा है। जी हाँ, वो तो कहीं जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का इसमें पालन नहीं किया गया। चूंकि राज्यसभा में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसको वहाँ हमारे जो चेयरमैन साहब हैं बाबा कहते हैं ऑथेंटिकेट कीजिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि वहाँ लोगों ने अपने डिसेंट नोट दिए, जेपीसी के सदस्यों ने वो डिसेंट नोट वहाँ स्वीकार नहीं किए गए। चूंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वहां राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि कोई डिसेंट नोट नहीं मिला, और इस पर जो सैयद नासिर हुसैन जो कांग्रेस के सांसद हैं कर्नाटक से, उन्होंने खड़े होकर तुरंत कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद दिया था डिसेंट नोट और आपने इसमें नहीं दिया है, तो आपने बिना डिसेंट नोट के कर लिया। और राज्यसभा में यही बात उठी कि इसको ही फिर से जेपीसी में भेजा जाए, जो आपत्तियां आई हैं उस पर किया जाए। ये भी सवाल उठेगा कि जब जेपीसी बनी थी तो जेपीसी के चेयरमैन जो थे जगदम्बिका पाल, वो अकेले क्यों दौरा कर रहे थे, जेपीसी के सदस्यों को लेकर दौरा क्यों नहीं कर रहे थे, जो मुआयना करते घूम रहे थे उस संपत्तियों का। तो ये भी सवाल उठेंगे। दूसरा जो आपको आए हैं प्रत्यावेदन जो आप कह रहे हैं, वो कितने मुसलमानों के प्रत्यावेदन हैं और कितने और किसके हैं। जी फिर जब ये कहा गया कि साहब वो संपत्तियां जो है वो गड़बड़ करती हैं, हालांकि शुरू में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हमें ये बताया गया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो भी वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, वक्फ ने इस पर दावा ठोका हुआ है, तो इसको लेकर चिंताएं हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई अगर ठीक है कि चिंताएं हैं, लेकिन जो वक्फ की संपत्तियां तो आप उसको डिनोटिफाई कर देंगे, ये कैसे आप कर देंगे, वो विवाद एक हो सकता है, उसको लेकर है। और जिस तरीके से अधिकार दे दिए गए हैं कलेक्टर को, और कलेक्टर को परिभाषित जो किया गया, मतलब जो कलेक्टर होता है वो नहीं, उसके लिए और व्यापक कर दिया गया कि कलेक्टर के समकक्ष जो है कोई भी अधिकारी उसको कर सकता है। तो ये इसको लेकर तो ये उस पर सख्त आपत्तियां होती कि आपने इसमें कलेक्टर का जो है आपने इसको विस्तृत कर दिया है किस तरीके से। तो बहुत सारी आपत्तियां हैं और सुप्रीम कोर्ट समझ चुका है, जो शुरुआत दलीलें दी रही, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना जो सीजीआई हैं, बहस शुरू होते ही उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप हल्ला नहीं मचाएंगे, 70 लोग हैं तो सबको यहाँ नहीं सुन सकते हैं, बारी बारी से हम नाम पुकारेंगे, उस पर आप अपनी बात रखेंगे। और फिर जब ये कहा कि भाई क्या जो याचिकाएं जो है, या तो इसका ये तरीका है कि इसको वापस जो है हाई कोर्ट भेज दें, वहाँ उसको सुना जाए। इस पर जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से कहा गया कि इसे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वो मामला नहीं है कि जिसको हाई कोर्ट भेजा जाए, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, इसको सुना जाए। इस बीच जब बहस एकदम अंतिम दौर में थी, एक सत्ता समर्थक समझे जाते हैं वकील साहब विकास जी, उन्होंने कहा कि साहब वो पश्चिम बंगाल का नहीं 1995 का जो संशोधन है उसको यह चुनौती दी गई है अदालत में, हाई कोर्ट में। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उसको तो 30 साल से ज्यादा हो गया, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। तब सीजीआई ने कहा कि अच्छा तो ठीक है, तो क्या उस याचिका को भी यहाँ मंगवा लिया जाए।
जैसे ही सीजीआई ने कहा वैसे ही हरीश साल्वे की एंट्री हुई और उनका कि नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसको आप वहीं रहने दीजिए और ये कोर्ट जो है सक्षम है इसको सुनवाई करने के लिए। यानी समझिए कि वो 1995 को जो चुनौतियां दी गई, जाहिर सी बात है वो बीजेपी के लोगों ने चुनौतियां दी होंगी, तो वो अगर वो भी मंगा ली जाती तो 1995 के कानून को चुनौती दी गई है वो भी खारिज हो जाती और सरकार को डबल झटका लगता। तो हरीश साल्वे ने वो बात जो रोक लिया, उसको रोक लिया, बचा लिया, सरकार को बचा लिया, जबकि वो विकास साहब जो थे वो सरकार को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर अब बहस आज भी जारी रहेगी और सरकार के पक्ष को यानी तुषार मेहता अपीयर होंगे, सॉलिसिटर जनरल, उनको सुना जाएगा। उन्होंने कल भी जिस तरह से उन्होंने कई मुद्दों पर आपत्तियां जताई और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो विपक्ष बातें कर रहा है वो सारे मुद्दे, सारी बातें हो चुकी हैं जेपीसी में, लेकिन पूरी की पूरी जेपीसी की बैठक विवादित रही। जेपीसी की बैठक में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया गया। यहां तक कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जेपीसी की बैठक से विपक्षी नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया और विपक्ष के नेताओं की आपत्तियों को दर्ज तक नहीं किया गया। यानी ये उसमें आधिकारिक रूप से ये बात तक नहीं आई है कि किसी ने उस पर अपना डिसेंट नोट लगाया है, यानी किसी चीज पर आपत्ति जताई है। इन सब मुद्दों के बावजूद लोकसभा और राज्यसभा में ये कानून पारित हो, ये विधेयक पारित हुआ, कानून बना और अब उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से याचिकाओं को स्वीकार किया है और जल्दी से जल्दी को समय दिया कि इस पर हम सुनवाई करेंगे, उसको देखते हुए प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नजर रखे हुए है कि किस तरह से तमाम संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने उस पारित होने के बाद ही अमलेंदु जी कहा भी था, बहुत बड़े वकील हैं और संवैधानिक मामलों की उनको जानकारी है, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव भी है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि इसमें इतने लूप होल्स हैं, संविधान के तमाम प्रावधानों का इस कदर इसमें उल्लंघन किया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। हाँ, उनका बिल्कुल कहा था सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएगा और ये साफ तौर पर जो है वो ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में दलीलें नहीं है। और कल उनको खुद कहना पड़ा जब वो दलीलें दे रहे थे एसजी तुषार मेहता जो है सरकार की तरफ से, तो इस पर जब बीच में टोका सीजीआई ने कि अच्छा आपका कहने का तात्पर्य ये, तो उनका कहा नहीं सर आप इस पर मत जाइए, इस तरफ आप मत जाइए, मुझको अपनी बात प्लीज रख लेने दीजिएगा। ठीक है, आप रख लीजिए अपनी बात। तो आज भी समीर जी यही होगा कि भाई ठीक है आप अपनी बात रख लीजिए, आप जो रखना चाहते हैं, लेकिन जो रखना चाहते हैं उसमें सरकार को ना फंसाइए। क्योंकि तुषार मेहता साहब ने जो दलीलें दी वो उन्होंने एक तरीके से याचिकाकर्ताओं के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल और सीयू राजीव धवन, उनकी दलीलों की एक तरीके से पुष्टि ही कर दी। जी हाँ, ये हुआ। तो इसलिए जो घिरी हुई सरकार जो है जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। आज 2 बजे क्या होता है ये देखा जाएगा, 2 बजे होगा और हम लोग 1:45 बजे से फिर लाइव आएंगे। उसकी लाइव रिपोर्टिंग हम जी बिल्कुल, कोर्ट में क्या कुछ चल रहा होगा वो आप डीबी लाइव पर लाइव सुनेंगे। जिस तरह से कल हमने देखा पूरी उस जो कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग थी वो पूरा लाइव डीबी लाइव पर आपने देखा। आज भी जब ये प्रोसीडिंग शुरू होगी उससे थोड़ा पहले ही यानी 1:45 से ही कार्यक्रम शुरू होगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या और दलीलें दी जाती हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर, जजेस की क्या टिप्पणी होती है, ये सारा आप लाइव सुनेंगे डीबी लाइव के कार्यक्रम में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक चीज और अमलेंदु जी देखा गया कल, किरण रिजिजू जो कि इस पूरे कानून के दौरान काफी चर्चित रहे और चूंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे जुड़ा ये मामला भी है। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को संसद के से पारित कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार भी हस्तक्षेप करेगी न्यायपालिका के कार्यों में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हस्तक्षेप नहीं है किरण रिजिजू जी, ये इसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को हर तरह की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा का भी अधिकार है और अपने फैसलों की समीक्षा का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने भी फैसलों की समीक्षा की है और कई बार उनको पलटा है। हाँ बिल्कुल, कई बार पलटा है, अपने ही फैसलों को पलटा है। कोई 5 सदस्यीय खंडपीठ आदेश दी थी उसको बदल के 7 कर दिया था। संपत्ति को लेकर अभी जो था वो पिछला 5 सदस्यीय खंडपीठ का था, उसको बदल के 7 सदस्यीय खंडपीठ है उसे बदल दिया 6-1 के बहुमत से। तो ऐसे बहुत से होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी, बार बात होती है केशवानंद भारती बनाम केरल गवर्नमेंट जो है उसके जो केस है उसमें ये साफ 7-6 के बहुमत से वो था। 13 जजों की पीठ थी
उसमें 7-6 का बहुमत से जो था वो दिया गया, और उसमें ये साफ कहा गया, स्पष्ट किया गया, यानी कि संविधान जो है वो सर्वोच्च है, ना संसद सर्वोच्च है ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सर्वोच्च संविधान है। और संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो उसकी मूल आत्मा है, उसका में संशोधन संसद नहीं कर सकती है, और अगर संसद कोई संशोधन करती है उसकी समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है, संविधान का संरक्षक है। तो ये मामला भी जो पहुंचा है, ये संविधान का संरक्षक होने के नाते ही सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है, क्योंकि सरकार ने संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लंघन किया है, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया है, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए उसकी सुनवाई कर रहा है। ये समझना है। दूसरी बात ये कि किरण रिजिजू साहब चूंकि संसदीय कार्य मंत्री भी और पहले कानून मंत्री भी रहे, तो लगता है कि थोड़ा सा उनको अध्ययन कर लेना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में अध्ययन करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वहाँ मोदी जी है, किरण रिजिजू साहब तो कम पढ़े लिखे होंगे मोदी जी से, लेकिन फिर भी कर लेना चाहिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि मंत्री है, मोदी जी तो सदन में आते नहीं जवाब देने के लिए। रिजिजू साहब को जो बार बार सदन में आकर जवाब देने पड़ते हैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, उनका ही ज्ञानवर्धन होगा। जी बिल्कुल, संविधान ये हस्तक्षेप नहीं है, उनको ये सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा है संसद के मामले में, संसद ने जिस कानून को पारित किया है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई कानून संसद में बनाया गया है, चूंकि संसद में बहुमत से कानून बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बहुमत का यह भी फैसला हो कि वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको जांचने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, यानी उसकी समीक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये पाएगा कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, उस कानून को वो रद्द भी कर सकता है। ये उसके दायरे में, उसको ये पावर इसी संविधान ने दी है, जिस संविधान ने संसद दिया है और जिस संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, अब इसको हस्तक्षेप नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है, पर सच्चाई यह है कि यह हस्तक्षेप नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की भी समीक्षा करता है, जिस जो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर अपने फैसलों में उसको कई बार लगता है या कोई आपत्ति जताता है कि आप अपनी समीक्षा करिए और ये ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी समीक्षा भी करता है। और कई बार जो राज्यों की हाई कोर्ट होते हैं उनके खिलाफ फैसला देता है, अक्सर ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत बड़ा है और अंतिम अधिकार उसका न्यायपालिका के ही पास है, जो संविधान ने दिया हुआ है। अब वक्फ संशोधन कानून भी उसी समीक्षा के दायरे में आ गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया है, और कहा जा रहा है कि ये तमाम उन प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है जिनको मूल ढांचा कहा गया है, जो संविधान के मूल ढांचे के तहत आते हैं, तमाम मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का। और यह भी कहा गया है कि ये जो जिस तरह के प्रावधान मुस्लिम धर्म के से जुड़े हुए लोगों की संपत्ति को लेकर, चूंकि वक्फ जो है वो मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों की संपत्ति है, इस तरह के प्रावधान किसी दूसरे धर्म के संपत्तियों को लेकर नहीं है, या उनके किसी धार्मिक जो उनके इमारतें हैं, धार्मिक उनके धर्म से जुड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद ये चर्च वगैरह हैं। तो अगर इस तरह के दूसरे धर्म के लोगों के लिए प्रावधान नहीं है, तो क्यों एक ही धर्म के लिए होगा? यानी एक तरह से ये समानता के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का। और ये सारी चीजें इनको संविधान के मूल ढांचे के तहत माना जाता है। हाँ बिल्कुल, संविधान के मूल ढांचे के तहत माना जाता है, और संविधान के मूल ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उस पर हमला नहीं कर सकते। यही बात बाबा समीर जी कही जाती है। और इधर एक बड़ी खबर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसने सीजीआई को पत्र लिखकर कहा है कि ये जो इसकी वक्फ वर्ल्ड चल रही है सुनवाई, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मांग है, अभी उन्होंने पत्र लिखकर मांग की है सीजीआई से। तो हो सकता है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो, तो वो भी हम लोग सब दिखाएंगे। जी बिल्कुल, उस कार्यक्रम में लाइव स्ट्रीमिंग अगर होती है तो वो भी दिखाएंगे, और बाकी हमारे लाइव कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स के साथ उस समय की जो प्रोसीडिंग में जो कुछ चल रहा होता है उसकी लाइव कमेंट्री और उस पर विश्लेषण आपको तो कल भी दिखाया गया था और आज भी दिखाएंगे। और लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति अगर सीजीआई देते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सुनवाई, जो कल भी हुई और आज भी वो जारी रहेगी, और इस पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और निश्चित तौर पर जो भी फैसला होगा वो सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस कानून को लाने में एक अजीब तरह की जल्दबाजी दिखाई गई। और यह भी कहा गया कि आप इसको इतना महत्वपूर्ण समझ रहे थे तो 10 साल तक, जब तक आपके पास
अपना बहुमत था तब आप इसको लेकर क्यों नहीं आए, और ये अचानक ला। अच्छा, एक बात और, पिछले साल अगस्त में ही सरकार इसको लेकर आई, लेकिन उसको पता चल गया कि उसके सहयोगी दल भी इसमें साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो जेपीसी के पास भेज दिया गया, और अचानक फिर एक दिन फैसला होता है कि अब हम इसको लेकर आ रहे हैं। और किस दिन लेकर आ रहे हैं? हाँ। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहा था, हाँ, उस दिन लेकर आए हैं, जी हाँ, ताकि टैरिफ पर चर्चा ही ना होने पाई किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला हो रहा है। इस बीच समीर जी, एक और बड़ी खबर है कि जो राज्यसभा सांसद कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, और जिसमें चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत जो हाल ही में किए गए संशोधन को इस तरह पर चुनौती दी गई कि मतदान के सीसीटीवी फुटेज और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने पर रोक लगाता है। यानी जो बदल दिया था जब बॉम्बे, उसका हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय का आया फैसला कि आप इनको दीजिए, जो याचिकाकर्ता हैं वो वकील साहब महमूद प्राचा जी, उनको आप सारे दीजिए, तो उस पर जो था वो चुनाव आयोग चला गया सरकार के पास, और कानून मंत्रालय ने उसमें संशोधन कर दिया, नियम बना दिए कि इसको नहीं दिया जा सकता, और अदालत भी इस पर कोई जो है वो आदेश नहीं दे सकती। ये उसमें संशोधन कर दिया। उसके खिलाफ उनकी याचिका थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं और कहा है कि अगर कोई जवाब दाखिल करना चाहता है इस पर दाखिल कर सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा, सीजीआई ने स्पष्ट किया कि हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने का हाई कोर्ट में दायर किसी भी याचिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जो हाई कोर्ट में याचिकाएं पड़ी हुई हैं, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पड़ी हो, चाहे वो पंजाब हरियाणा में, और चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की याचिका पड़ी हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी वो अलग चलती रहेंगी और ये याचिका अलग से, इसमें अगर किसी को अपना कोई जवाब दाखिल करना है तो वो जवाब दाखिल कर सकता है। तो ये भी एक जो है घिर रही है सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आते हुए। अब देखना है कि किन किन मामलों पर घिरती है। जी बिल्कुल, चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठाती रही हैं विपक्षी पार्टियां, और बहुत ही दिलचस्प मामला था जिसका जिक्र अमलेंदु जी कर रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम स्तरों पर धांधली की शिकायत की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उन सारे आरोपों को, सारी शिकायतों को खारिज कर दिया, और यहां तक कि मांग की गई जब कोर्ट में याचिका दाखिल करके कि हमको जो पोलिंग के समय के जो एविडेंस हैं वो दिखाए जाए, सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाए। तो इधर याचिका पर सुनवाई हो रही है और उधर सरकार ने उस नियम को ही बदल दिया। नियम ये कर दिया कि अब ये कोई चीज़ दिखाई नहीं जा सकती है जिस समय चुनाव के समय, मतदान के समय की जो सीसीटीवी फुटेज है हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। उस पर ये पीआईएल दाखिल की गई थी जयराम रमेश की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई के लिए उस पर जवाब मांगे हैं लोगों से कि जिनको भी इस पर जो कुछ भी कहना है और अगर कोई आपत्ति भी दर्ज करानी है। तो एक बड़ा मुद्दा है, और चुनावी प्रक्रिया में धांधली का मुद्दा लगातार आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आयोग भी अब स्वीकार करने लगा है कि हाँ, चुनावी प्रक्रियाओं में धांधली हो रही है और उस पर हम सुधार करेंगे। तो खैर ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस समय वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उस पर बड़े फैसले की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, और ये माना जा रहा है कि ये जो वक्फ संशोधन कानून है, जिन ग्राउंड्स पर इसको चुनौती दी गई है वो इतने मजबूत ग्राउंड्स हैं, इतने मजबूत आधार हैं, इतने मजबूत तर्क हैं कि उन पर इसको रद्द भी किया जा सकता है। और कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से जो जो उसकी टिप्पणियां रही उसको देखते हुए ये साफ लग रहा है कि विपक्ष की जो पीआईएल्स है यानी जनहित याचिकाएं हैं उनमें जो बातें कही गई है उनसे सुप्रीम कोर्ट काफी हद तक सहमत दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल काफी हद तक सहमत दिखाई पड़ रहा है, और एक तरीके से कहा जाए कि जो दलीलें दी गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से जी, उनसे मिलते जुलते ही सवाल जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे और अपनी चिंताएं उस पर जताई साफ तौर पर। और डीएम के मतलब उसके कलेक्टर के अधिकारों को लेकर, आप किस तरीके से कोई संपत्ति को नोटिफाई कर सकते हैं इसको लेकर जी, 5000 साल पुरानी कोई संपत्ति है, 4000 साल पुरानी संपत्ति है, 100 साल पुरानी संपत्ति है जिसका नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन, उसको आप कैसे करेंगे जी, है ना। कोई धार्मिक स्थल है जिसका कोई मस्जिद, जामा मस्जिद है, आप उसको कह देंगे साहब ये तो इसका कागज नहीं है, इसके तो वक्फ नहीं है, हटाओ इसको, सरकार की संपत्ति हो गई। यानी समझिए जी, ये वक्फ का मामला देखिए सिर्फ वक्फ तक नहीं रुकेगा, ये आगे तक जाएगा। जो प्लानिंग थी कि साहब एनआरसी लेकर आई जाएगी और कागज दिखाने होंगे, तो कागजों की बात यहाँ भी आएगी, एनआरसी वाले वो भी जब लाने की कोशिश की जाएगी। तो यानी वक्फ पे अगर सरकार को झटका लगता है तो उसका एजेंडा जो है सांप्रदायिक विभाजन का, उसको पूरी तरीके से चोट लगेगी। कई फैसले जो इस तरीके के आ गए कल से लेके और आज तक, जिसमें सरकार को बहुत ज्यादा चोट लगी। और सांप्रदायिक विभाजन ही नहीं अमलेंदु जी, इसका एक और भी पहलू है जो लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये
केवल वक्फ तक सीमित नहीं है, ये दूसरे जो धर्मों के जो धर्मस्थल हैं उन पर भी निगाह लगी हुई है, और इन सारी जमीनों को, संपत्ति को सरकारी बनाकर इसको कुछ खास लोगों को देने की तैयारी है। यही यानी कृषि कानून से आप नहीं दे पाए तो अब ये दूसरा तरीका अपनाया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से रेलवे की संपत्तियां जो बेची जा रही हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन संपत्तियों पर कब्जा करके आरोप ये विपक्ष का, ये मोदी जी के मित्रों को दी जाएंगी। जिस तरीके से जो स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए गए, वो संपत्तियां जो आरएसएस से जुड़े हुए संगठनों को दी गई हैं, इस तरीके के भी विपक्ष के आरोप हैं। तो ये इसी तरीके से इस पर काम होगा, ये है। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ वक्फ तक नहीं रुकेगा, ये फिर इसके बाद जैन मंदिरों का, क्रिश्चियंस के चर्चेस का, सिखों के गुरुद्वारों का, और उसके बाद हिंदुओं के मंदिरों का, इन पर भी सरकार कब्जा करके अपने मित्रों को देगी। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे ये कहा। राहुल गांधी ने जिस दिन ऑर्गेनाइजर में लेख छपा उस समय तुरंत ट्वीट कर कहा। उसके बाद फिर उन्होंने जो इसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें ये बात कही, फिर से कही ये बात। तो ये साफ तौर पर देखी जा सकती है कि ये मामला सब यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। सरकार की निगाहें असल में, चूंकि देखिए बैंक सारे खाली हो चुके, बेचे जा चुके, LIC को कंगाल किया जा चुका, रिजर्व बैंक का रिजर्व निकाला जा चुका। जी हाँ। अब मित्रों को क्या दिया जाए? तो मित्रों को अब ये संपत्तियां जो हैं वो छीन करके दी जाएंगी। ये कहा जाएगा, अभी तो कहा जा रहा है कि साहब वो चर्च के पास बड़ी संपत्तियां हैं, फिर कल को कहा जाएगा गुरुद्वारों के पास बहुत संपत्तियां हैं, फिर कहा जाएगा इनसे ज्यादा संपत्तियां तो मंदिरों के पास है, जिनके पास कुंटलों सोना है। जी हाँ। बताइए, अगर ये है कि साहब वो वहां से बद्रीनाथ या केदारनाथ कहाँ से आरोप लगाया था, उन्होंने शंकराचार्य ने कि 400 कुछ कुंटल सोना जो है गायब हो गया। अब इतना सोना अगर समझिए, तो इतना तो भारत के खजाने में नहीं है। तो इतना सोना अगर मंदिरों के पास है, तो वो अगर गायब हो गया, चोरी हुई, तो चोरी किसने किया जी? और उसकी कोई जांच क्यों नहीं हो रही? इस पर कोई सवाल नहीं आते। तो यानी निगाहें कहीं और लगी हुई हैं और सामने कुछ और रखा जा रहा है। ये भी चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल, ये चर्चाएं चल रही हैं, और निश्चित तौर पर जमीन को हड़पने का जो आरोप लगा रहा है विपक्ष की, ये अलग अलग धर्मों के लोगों के पास, या उनके पास बहुत सारे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, धार्मिक जो पूजा घर है, उपासना घर है, उन सब पर निगाह लगी है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, और जमीनें सरकार लेकर, यानी उनको अधिग्रहित कर, वो अपने कुछ खास लोगों को देने की तैयारी कर रही है। उसकी बड़ी तैयारी की थी सरकार ने कृषि कानून बनाकर कि देश में किसानों की जमीनों को कैसे हथियाया जाए और उसको अपने खास लोगों को दिया जाए। वो सपना, वो मंसूबा पूरा नहीं हुआ, तो अब इस तरह से जमीनों को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन ये आरोप है, ये आशंकाएं हैं, ये षड्यंत्र की बात कह रहे हैं, पर जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है, वो तरीका, यानी जो उसकी संसदीय प्रक्रिया होती है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, और कानून बनाने में किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये विपक्ष कह रहा है, और उसी को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां इसकी सुनवाई चल रही है, और आज फिर सुनवाई होनी है। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दलीलें रखी गई सुप्रीम कोर्ट ने, वो काफी कन्विंस रहा उस पर, और आदेश पारित करना चाह रहा था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश पारित किया जा रहा था, लेकिन उस पर जो तुषार मेहता है, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि हमारी भी बातें सुन ली जाए, हम इस पर कुछ और बात करना चाहते हैं, और उन्होंने समय मांगा। आज का समय दिया गया है, अब आगे क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, यानी आने वाले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सरकार को अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करता है या कोई बड़ा फैसला लेता है, तो एक बड़ा झटका होगा। किसान कानूनों के बाद इस कानून को के बारे में अगर कोई रद्द कर देता है, या इसमें जो तमाम प्रावधान है उनको खारिज कर देता है, तो बड़ा झटका सरकार को लगने की पूरी संभावना है। हमलेदू जी, हाँ बिल्कुल, पूरी लगने की संभावना। और जो कल एक जो बहुत हीटेड डिबेट रही सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तरफ भी जो ध्यान दिला देना चाहिए कि जब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था इसकी संवैधानिकता पर थी, तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनकी तरफ से जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और जो राज्यों के वक्फ बोर्ड है, उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर उन्होंने अपनी जो सुझाव दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी ज्यादा थी वो तीखी प्रतिक्रिया आई। CGI ने संशोधन की अधिनियम है उसकी धारा 9 और धारा 14 के प्रावधानों पर जब सवाल उठाया, वो ये है कि इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को मनोनीत करने की अनुमति दी गई नए कानून में, जो है उसकी धारा 9 और 14 है इसको लेकर। तो CGI ने पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती को नियंत्रित करने वाले बोर्डों में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है? ये सवाल उन्होंने, वही बात जो अभिषेक
हियरिंग में नहीं, राज्यसभा में गई जी थी। हाँ। इस पर जो था मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि श्री तुषार मेहता, क्या आप ये तर्क दे रहे हैं कि जहां तक हिंदू बंदोबस्ती या हिंदू धार्मिक निकायों का सवाल है, आप मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों को बोर्ड या परिषद का सदस्य बनने की अनुमति देंगे? कृपया ऐसे खुलकर कहें। हाँ। ये उन्होंने कहा। जब ये कहा उन्होंने, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यदि हम इस तरह से चले तो माननीय न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। यानी उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा दिया कि अगर इस तरह पे आप चलेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट भी इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। इस पर जो था संजीव खन्ना जो काफी ज्यादा नाराज हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, माफ कीजिए मेहता जी, हम सिर्फ न्याय निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म भूल जाते हैं। हम पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे लिए एक पक्ष या दूसरा पक्ष एक जैसा है, लेकिन फिर जब हम धार्मिक मामलों की देखरेख करने वाली परिषद से निपट रहे होते हैं तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मान लीजिए कल एक हिंदू मंदिर में रिसीवर नियुक्त किया जाना है या कोई बंदोबस्ती ट्रस्ट है, उन सभी में हिंदू या गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं। आप इसकी तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर रहे हैं? ये कहते हुए कि न्यायाधीशों को विभिन्न समुदायों और पृष्ठभूमि से होना चाहिए। अब मेहता साहब को समझ में आया कि उन्होंने गलत बात कह दी है। तब वो संभले एकदम से और फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, उनका ये सुझाव देने का कोई इरादा नहीं था कि न्यायाधीश अलग अलग पृष्ठभूमि से होने चाहिए। मतलब तुषार मेहता ये कहना चाह रहे थे कि अगर इस तरह की आप बात करेंगे तो हिंदुओं का मैटर सुनने के लिए हिंदू न्यायाधीश हो, मुसलमानों का मैटर सुनने के लिए मुसलमान न्यायाधीश। चूंकि वो उसमें ये कहा गया है ना कि जो परिषद होगा, जो ट्रिब्यूनल होगा, उसमें एक मुस्लिम कानून जानने वाला व्यक्ति होगा, मुस्लिम नहीं होगा, मुस्लिम कानून जानने वाला एक वो कोई भी हो सकता है। राधा मोहन दास है, अभियान है, वो बता रहे थे राज्यसभा में उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ी है, तो वो हो जाएंगे, कहा जाएगा तो कानून, मुस्लिम कानून जानते हैं। तो ये इसी को लेकर जब तो फिर उनको समझ में आया कि गलत तर्क दे दिया। यानी ये भी पॉइंट जो है, इस पर तुषार मेहता यानी सरकार जो है इस तरीके से घिरी हुई नजर आई सभी। जी बिल्कुल, इस पर घिरी नजर तो बहुत जो कह लीजिए कि गर्मा गर्म बहस कल की रही और आज फिर गर्मा गर्म बहस की पूरी उम्मीद है, संभावना है। और वक्फ संशोधन कानून को लेकर बहुत से ऐसे तर्क जो विपक्ष ने दिए हैं, उनका जवाब न तो सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार की तरफ से जो वकील वहां पर उपस्थित हुए हैं तुषार मेहता, ना वो दे पा रहे हैं, और जो दे भी रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनसे कन्विंस्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इन तर्कों में दम नहीं है। अब ये कौन से तर्क होंगे कि आप उसको, जो ये बात कही गई है कि वक्फ की संपत्ति को तय करने का अधिकार किसका होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरकार का आदमी है और सरकार उसमें एक पार्टी है, तो आखिर वो किसका पक्ष लेगा। और दूसरी बात ये कि उसमें जब जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, जिस तरह से दूसरे धर्मों के संबंध में इस तरह का कोई संस्था नहीं है, उनका मैनेजमेंट दूसरे धर्म के लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है, तो एक धर्म पर आप कैसे अलाउ करने वाला कानून बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर सरकार ने जो कानून बनाया है उसको डिफेंड करने के तर्क सरकार के पास ही नहीं दिखाई पड़ रहे। हाँ बिल्कुल समीर जी, जो कानून बनाया और जिस पर आप बहस करने गए, जिसमें आपने कैविएट दाखिल किया, तो ये कैविएट दाखिल करने पर तो आपको फिर तैयारी के साथ जाना चाहिए था। क्योंकि कैविएट का मतलब ये है कि जिस समय सुनवाई होगी उस समय आपको रहना होगा, आपका सुना जाएगा, आपको सुना गया जी। तो आप इसमें तैयारी से नहीं, और तैयारी से अगर गए थे तो यही आपकी तैयारियां थी। चूंकि दो गलतियां हुई, जो तर्क दिए गए वो उल्टे तर्क दिए गए सरकार की तरफ से। फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट में जो याचिकाएं पड़ी हुई हैं 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली, उनको मंगा लिया जाए, ये तर्क दे दिया गया सत्ता पक्ष के वकील की तरफ से। उसको फिर रोका किसी तरीके से हरीश साल्वी ने बीच में। और सबसे बड़ी बात कि न्यायालय में भी आप हिंदू और मुसलमान करने लग गए, इतना ही नहीं करने लग गए, आप जेलों से सीधे सीधे आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जी। और इस पर जो कड़ी फटकार लगाई उन्होंने सीजीआई ने कि हम जब यहाँ बैठते तो अपना धर्म हम घर रख कर आते हैं, हमारी पूरी तरीके से जी। हमारे लिए कोई मान नहीं रखता है कौन हिंदू या कौन मुसलमान हमारे सामने, हमारे लिए ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, सब बराबर है। तो ये समझाया उन्होंने, यानी जो सरकार को समझनी चाहिए थी बात जी, तो सरकार का दायित्व है, सरकार को राजधर्म का पालन करने की सीख जो है सुप्रीम कोर्ट दे रहा था कि यहाँ आकर हिंदू मुसलमान मत कीजिए। आप एक पार्टी के तौर पर हिंदू मुसलमान कीजिए, आपकी पार्टी की पॉलिसी है। जब आप सरकार में हैं तब सरकार में रहकर आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, और ये सरकार लगातार यही कर रही है जी। बिल्कुल, उससे ये हो रहा है और गर्मा गर्म बहस रही, आज भी जारी रहेगी और बड़े फैसले की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सदस्यीय जो बेंच है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में, वो इसकी सुनवाई कर रही है। और बहुत ही जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो दलीलें थी उससे कन्विंस्ड दिखाई पड़ रही है, सहमत
सुप्रीम कोर्ट के जजेस दिखाई पड़ रहे हैं और सरकार से उन पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जो है बहुत ही लिजलिजे तर्क उनके हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को खुद ही उनको फटकार लगानी पड़ी। अब आज की भी सुनवाई होगी जिस पर हम लाइव चर्चा करेंगे डीबी लाइव के इस कार्यक्रम में, वो भी आप जरूर देखिएगा 1:45 से। लेकिन आगे खबरों पर कुछ बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें, जैसी हमने शुरू में ही चर्चा की कि सरकार अपनी दूसरी तैयारियां भी चल कर रही है, जो उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि पिछले 10-11 साल से सरकार की कार्यप्रणाली यह है कि जब कुछ बड़े मुद्दे आते हैं तब उसकी कुछ जांच एजेंसियां अचानक सक्रिय हो जाती हैं। एक बार फिर वो जांच एजेंसियां सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं। बड़ा मुद्दा यह था कि 16 अप्रैल को सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। राहुल गांधी का 2 दिन का गुजरात का दौरा था और इधर बिहार में इंडिया गठबंधन की बैठकें चल रही हैं। इन सब के बीच जांच एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं। हाँ, पूरी तरीके से जांच एजेंसियां सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं और जांच एजेंसियां आज फिर जो है वो रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तीसरा दिन है लगातार जिस पे पूछताछ हो रही है। और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं दुर्गेश पाठक, जो गुजरात के सह प्रभारी भी हैं उनकी पार्टी के, उनके घर पर सीबीआई ने आज छापा डाला और सर्च करके सीबीआई चली गई। तो क्या मिला सीबीआई को ये तो पता नहीं है, चूंकि अभी तक ये कुछ खबरें नहीं आई। ये तो कहीं नहीं पता चल पाता है, कहीं पता नहीं चल पाता है। लेकिन बस चूंकि खबर बनानी होती है तो ये खबर जो है वो सीबीआई ने आज बना ली है। तो इधर जो है ये जिस तरीके से बुलाया गया उनको, रॉबर्ट वाड्रा को, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि हम पहले भी जवाब दे चुके हैं, फिर जवाब दे चुके हैं और हम इनको ऐसे ही जवाब देते रहेंगे, हम मजबूत हैं और इनसे लड़ते रहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा का साफ साफ कहना है। जिस तो सुनते हैं रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा है। लगातार तीसरे दिन उनसे ईडी ने पूछताछ की है और इधर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के यहाँ सीबीआई ने रेड की है। तो सुन लेते हैं रॉबर्ट वाड्रा को क्या कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये सारी पूछताछ आज से 5 साल 6 साल पहले भी ईडी कर चुकी है, कोई नई बात नहीं है। तो रॉबर्ट वाड्रा को सुनेंगे। लगातार तीसरे दिन उनसे पूछताछ की जा रही है और जिस तरह से ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के 2 पूर्व अध्यक्षों यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उसको लेकर भी जबरदस्त हंगामा कल हुआ। वो हमने आपको चर्चा भी की, आपको बताया किस तरह से पूरे देश में ईडी के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, बड़े वकील हैं, वो कह रहे हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है, लेकिन जानबूझकर ईडी इस पर बीच बीच में कुछ न कुछ शिगुफा छोड़ती रहती है। तो सुनते हैं अभी रॉबर्ट वाड्रा को क्या कह रहे हैं वो, जब उनसे पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा और उन्होंने सवालों के जवाब दिए। तीसरे दिन उनसे पूछताछ हो रही है, उसी मैटर पर पूछताछ हो रही है जिस मैटर पर 5 साल 6 साल पहले पूछताछ हो चुकी है। ये वो खुद ही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खुद ही कह रहे हैं कि जिस मामले में पहले पूछताछ हो चुकी है और हम इसको जवाब दे चुके हैं और फिर जवाब दे चुके हैं, ये वो साफ तौर पर कहते हुए सुने जा रहे हैं। तो अब जवाब जो है वो सरकार क्या चाहती है, मतलब ईडी क्या चाहती है, तो चाहती है तो हम देंगे। और कह रहे हैं कि मैं जल्दी में हूँ, वहाँ समय से पहुँचना चाहता हूँ ताकि कोई भी उनको बहाना नहीं दूँ कि साहब देर से आए क्या और फिर चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये वहां पर लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है। इधर सीबीआई ने आज आम आदमी पार्टी के नेता दीपेंद्र पाठक के यहाँ छापेमारी की है। यानी कुल मिलाकर ये जांच एजेंसियां भी अपने पूरे काम में लगी हुई हैं। जांच एजेंसियों पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से सरकार के इशारे पर काम करती हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी को एक बार सुनेंगे क्या कह रहे हैं। और जांच एजेंसियों को कई बार हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी फटकार लग चुकी है, लेकिन जांच एजेंसियों की जो कार्यशैली है वो बदलती नहीं दिखाई पड़ रही है। जांच एजेंसियों को मिलता क्या है वो भी नहीं पता चलता, क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है इन जांच एजेंसियों का बहुत ही धीमा है। यानी जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं सालों साल पूछताछ गिरफ्तारी होती रहती है, लेकिन उससे सजा किसी को नहीं दिलवा पाती है। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट खुद लगातार पूछता रहा है कि आखिर आप फिर करते क्या है और क्यों इस तरह से फिर केस दर्ज करते हैं कि किसी को जानबूझकर गिरफ्तार करते हैं। और कल जिस तरह से ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि आखिर एनडीए गठबंधन का कोई नेता, केवल बीजेपी का ही नहीं, एनडीए गठबंधन का कोई नेता ईडी उसके यहाँ छापेमारी करने क्यों नहीं जाती है। एक बड़ा सवाल है। सुन लेते हैं पहले प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है इस ईडी की छापेमारी को लेकर, ईडी की चार्जशीट को लेकर और ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर या सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर।
तो ईडी ने अपनी पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी खो दी है, विश्वसनीयता खो दी है। और कभी कल ही अवलेदु जी अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी जैसी संस्था को तो खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को दोषी भी ठहराया कि बनाया भी कांग्रेस पार्टी ने ही था। तो खैर, बनाया था जिस मकसद से बनाया था, लेकिन अगर वो किसी पार्टी के लिए, सरकार के लिए काम करने लगेगी तो निश्चित तौर पर उसकी विश्वसनीयता खत्म हो ही जाएगी। और यही कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, और विपक्ष के तमाम नेता लगातार ये बात कह रहे हैं। और इधर जो राजनीतिक गर्मा गर्मी चल रही है बिहार में, चूंकि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे ज्यादा राजनीतिक गर्मी दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र में। एक बार फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच और जो मूल शिवसेना थी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके बीच एक बार फिर विवाद सतह पर आ गया है। क्या है पूरा मामला, अमलेदु जी जरा बताएं इसके बारे में। मामले में ये है समीर जी की जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जी, उसने नासिक में एक शिविर जो था आयोजित किया अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और उस शिविर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग करके बाला साहब ठाकरे का एक भाषण दिखाया गया। और इस भाषण में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और महायुति की कड़ी आलोचना की और कुछ लोगों के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जी। इसको लेकर वहां की राजनीति में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। और जो दिखाया गया उसमें पूरे भाषण में बाला साहब ठाकरे जो हैं वो जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर प्रहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, नरेंद्र मोदी पर भी प्रहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये कहते हैं कि नासिक से मेरा वैसे ही पुराना रिश्ता है जैसा नरेंद्र मोदी आकर के जगह बताते हैं कि उनका रिश्ता है। तो और ये आवाज बिल्कुल जो थी वो बाला साहब ठाकरे की आवाज में थी। और जिस तरीके से उन्होंने हमला किया इसमें मतलब जो लोग छोड़ के गए शिवसेना को, अब उसके बाद जो शिवसैनिक थे उनमें एक गजब तरीके का जोश आया। और उस जोश के बाद जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और बीजेपी जो है उनके लोगों में काफी ज्यादा रोष आया। तो अब इसको लेकर संजय राउत ने अपनी बात रखी है कि भाई हम जो बाला साहब ने कहा था किसको गद्दार कहा था, और तो क्या ये इतने पवित्र है कि इनको गद्दार नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की बातें संजय राउत ने कही। तो ये बाला साहब का जो एआई के जरिए भाषण तैयार किया गया, इसको लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त तरीके से तूफान मचा हुआ है। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं एक बार संजय राउत ने कहा क्या है इस पूरे प्रकरण में, जिस तरह से एक एआई का इस्तेमाल करके और बाला साहब ठाकरे का भाषण सुनाया गया वहां पर नासिक की सभा में। पूरा सुन लेते हैं कि संजय राउत उसके बारे में कह क्या रहे हैं। ये विवाद अगर मचा हुआ है तो उस विवाद पर वो क्या कह रहे हैं। तो शायद यही बात कह रहे होते, और उन्होंने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के तमाम लोगों के लिए उन्होंने जो बात कही है, तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा विवाद फिर छिड़ेगा ही। और उस पर आपत्ति जताई है शिंदे के पार्टी के लोगों ने। उसको लेकर संजय राउत कह रहे थे कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और आज होते तो यही बात कहते, भले ही उन्होंने एक तकनीक के इस्तेमाल से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये बात कही है। और इधर बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जो तो घटक दल के और भी नेता हैं वो सब शामिल हैं। अभी हाल ही में एनडीए छोड़कर आए हुए हैं पशुपति पारस, माना जा रहा है कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये चुनाव से संबंधित बैठक है, यानी जो सीट शेयरिंग का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उस मुद्दे पर ये चर्चा होगी, क्या होगा उसमें। लेकिन सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है जो एनडीए को बहुत दिनों से परेशान किए हुए है। और एनडीए उससे इसलिए परेशान है क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है पहले उसको हल कर लीजिए। यानी मुद्दा वहाँ पर वो ये चाहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार कौन होगा ये तय कर लिया जाए। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। हाँ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को, ये कोई नहीं कह रहा है जी। हालांकि जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं निशांत कुमार जी ने बताया है कि अमित शाह अंकल ने कह दिया है और साफ कह दिया है कि पिताजी ही उनके जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कह दिया है। अब ये जो निशांत कुमार ने कहा है नीतीश कुमार जी के बेटे ने, ये एक तरीके से अमित शाह को फंसा दिया है। जी हाँ, कि अमित शाह ने कहा है तो अमित शाह या तो इसका डबल गेम खेल रहे हैं, या तो अमित शाह डबल गेम खेल रहे हैं, या फिर अमित शाह खंडन करने इसका कि अमित शाह ने नहीं कहा है। और खंडन नहीं करते तो बात सामने आ चुकी है। निशांत कुमार ने कहा है कि अमित शाह अंकल ने कहा है कि वो बनेंगे मुख्यमंत्री। ये तो कुछ वैसा ही हो गया अमलेदु जी की। निशांत कुमार ने ये कहा और एक समय नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के लिए कहा था कि वो तो अमित शाह ने भेजा, पार्टी भी ले लो, और अमित शाह ने कोई सफाई नहीं दी।
सफाई नहीं दी, आज तक नहीं दी नहीं दी है। जी हाँ। तो ये बहुत सारी चीजें जिस तरीके से हो रही है, तो वो बिहार की, जिस पर मनोज झा जो है हाँ। आरजेडी के सांसद जो हैं, जी। उन्होंने इसकी बैठक जो होने वाली है, इस बैठक को लेकर अपनी बात रखी है, उसको भी हम लोग सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं कि ये बैठक किस लिए है और क्या क्या इस बैठक में मुद्दे होंगे। जी बिल्कुल, मनोज झा को भी सुनेंगे, आरजेडी के नेता सांसद हैं, और हमारे साथी अविनाश काफी कुछ जो जानकारी है कलेक्ट किए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि चल क्या रहा है बिहार में, इंडिया गठबंधन में भी और एनडीए गठबंधन में भी। पहले सुन लेते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं इस बैठक को लेकर। विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कौन जीत रहा है गठबंधन के, किस पार्टी का कौन व्यक्ति, ये महत्वपूर्ण होगा, और सीट शेयरिंग भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। अविनाश, जो ये बैठक हो रही है और पहली बैठक कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की हो रही है, जाहिर सी बात है, और मनोज झा कह भी रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कौन से पॉइंट्स हैं जो सीट शेयरिंग पर क्या इनके बीच फंस सकते हैं, जिस तरह से एनडीए में लगातार फंसे हुए बहुत सारे पॉइंट्स। हाँ, आज जो चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को, क्योंकि चुनाव नवंबर में होना है, काफी वक्त बचा हुआ है, आमतौर पर जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है आमतौर पर चुनाव से एक आध महीने पहले ही सुलझता है। तो अभी ये शुरुआती बैठक है, और इस बैठक में सबसे पहली बात तो यही है कि किस पार्टी की किस सीट पर ज्यादा मजबूती है, किसका कैंडिडेट वहाँ मजबूत है, उन सब चीजों पर चर्चा होगी। तो आज सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला संभवतः वो सामने नहीं आएगा, लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान इस तरीके का हो जाएगा कि किस पार्टी को लगभग कितनी सीटें मिलेंगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज दो पार्टियों पर फैसला हो सकता है। एक तो जो मुकेश सहनी की वीआईपी है, और दूसरा पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी है। जी। इन दो पार्टियों को लेकर भी आज जो महागठबंधन की बैठक है उसमें कोई फैसला हो सकता है कि इनको महागठबंधन में शामिल किया जाए या ना किया जाए। उम्मीद तो यही है कि ये दो पार्टियां और महागठबंधन में शामिल हो जाएंगी। यानी एक तरीके से, क्योंकि बिहार की जो सबको पता है जो राजनीति है वो काफी हद तक जातिगत समीकरणों पर ही टिकी होती है। तो इन दोनों के आने से जो महागठबंधन पहले से ही भारी दिखाई दे रहा है, वो उसको और ज्यादा मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बाकी का जो आज जो बैठक होनी है, जो बात है कि एक तो सीट शेयरिंग का मुद्दा तो है ही है, और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो सीएम पद के उम्मीदवारी को लेकर है। क्योंकि ये आरजेडी की तरफ से तो तय माना जा रहा है, वाम दल भी लगभग तैयार है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जरूर अभी इस पर पूरी तरीके से सहमति नहीं जताई गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरीके के सर्वे अभी आ रहे हैं लगातार, उनमें भी यही बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है वो नीतीश कुमार से 2.5-3 गुना ज्यादा है। यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आज अगर बिहार में चुनाव होता है तो फिर महागठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर महागठबंधन के अंदर ज्यादा उत्साह भी दिखाई दे रहा है, और पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको लड़ने के लिए मिल जाए, क्योंकि सरकार तो आ ही रही है। जितनी ज्यादा सीटें लड़ने को मिलेंगी उतनी ज्यादा उनके विधायक भी आएंगे। तो इसलिए जो थोड़ा दबाव जरूर आरजेडी के ऊपर है, क्योंकि हर सहयोगी दल, क्योंकि जब जीत की संभावना ज्यादा होती है तो आपको उम्मीदवार भी मिल जाते हैं, और जो सहयोगी भी आप पर दबाव बनाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। तो सीट बंटवारा जरूर एक बहुत मुश्किल चैलेंज आरजेडी के सामने होने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल एनडीए के अंदर फंसी हुई है। एनडीए के अंदर तो सीएम पद को लेकर जो फैला हुआ है मामला, अब उसको लेकर ये खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं कि जिस तरीके के बयान लगातार एनडीए के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, और अब उनको मनाने की कोशिश, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 24 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी जा रहे हैं जी, और जेडीयू की तरफ से बीजेपी को सीधा संकेत दे दिया गया है कि अगर नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है तो संभवतः मधुबनी की जो रैली होगी उसमें नीतीश कुमार जाएंगे ही नहीं। तो इसको लेकर आप देखिए, पिछले कल से लेकर आज तक लगातार नीतीश कुमार के घर पर एनडीए मतलब बीजेपी के नेता लगातार पहुंच रहे हैं बीजेपी के, और इसी पे सम्राट चौधरी का बयान भी आया है कि हम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा नहीं कि चुनाव के बाद यही बनेंगे सीएम। हाँ, सम्राट चौधरी कह जरूर रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक पेज ये भी फंसा देते हैं कि बीजेपी संसदीय बोर्ड इस पर फैसला लेगा। तो भाई, जब बीजेपी संसदीय बोर्ड को फैसला लेना है तो आप क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल, आप कौन होते हैं कि भैया नीतीश कुमार ही बनेंगे? भाई, बीजेपी संसदीय बोर्ड में जो लोग शामिल हैं उनकी तरफ से बुलवा दीजिएगा कि भाई नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार हमारे बन रहे हैं, लेकिन वहां से तो कोई भी तरीके का मामला नहीं आ रहा है। अमित शाह तो एक बार बोल चुके हैं कि बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करता है। उसके बाद उन्होंने भी आज तक ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार हमारे हैं। तो जब सीधी से बीजेपी संसदीय बोर्ड को ही तय करना है तो बीजेपी के जो बिहार के जो नेता बोल रहे हैं उनका कोई मायने नहीं है, और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं,
तो यही चीज महाराष्ट्र के नेता भी बोलते थे। देवेंद्र फडणवीस तो साफ बोलते थे कि भाई सीएम तो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। जब भी उनसे सीएम उम्मीदवार का नाम पूछा जाता था और एकनाथ शिंदे उनके साथ में होते थे तो हमेशा यही बोलते थे कि सीएम तो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल तो आपको जो दूसरा गठबंधन है एमबी है उससे पूछना चाहिए। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार यही चाह रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे न बनने पाए और बीजेपी चाह रही कि वो एकनाथ शिंदे क्या उससे भी आगे उनको बनाने के पूरा प्लानिंग कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर बात कर रहा है, तमाम दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक हो रही है और एनडीए गठबंधन के भीतर तमाम तरह की उठापटक चल रही है। वहां पर छोटे छोटे पार्टियां छोड़ रही हैं गठबंधन को और बड़ी पार्टी यानी जेडीयू उस पर संशय बना हुआ है कि वो रहेगी एनडीए गठबंधन में या नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल सवाल बना हुआ है समीर जी कि वो एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अब एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि जो विकासशील इंसान पार्टी जो है वीआईपी उसके नेता मुकेश सहनी जो है वो एनडीए में चले जाएंगे। उन्होंने बड़ा जोरदार बात कह दी है उन्होंने सहनी साहब ने। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जानती है कि उसकी नैया मैं ही पार लगा सकता हूँ, इसलिए जो है उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं। और उन्होंने अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा समीर जी कि अगर हमारे 3-4 दर्जन विधायक होंगे तो हम जो है हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमारे भाई जो छोटे भाई तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, ये उन्होंने कह दिया है। तो सुन सकते हैं मुकेश सहनी को उन्होंने कहा क्या है, यानी इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम भी तय हो रहा है। हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये बात वो कह रहे हैं। पर उनकी इस बात से ये तो साफ है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ नहीं है। सुनते हैं मुकेश सहनी को। और मजबूत आधार है, चूंकि वहां पर अभी जैसा अविनाश बता रहे थे कि जातियों की बड़ी भूमिका होती है, जातियों पर आधारित कई छोटी छोटी पार्टियां हैं और वो जिस गठबंधन में रहती हैं उस गठबंधन को अपनी जाति के वोट ट्रांसफर करा लेती है। उन्हीं में से मुकेश सहनी की भी पार्टी है। सुनते हैं उन्होंने कहा क्या है, किस गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। और उनकी बातों से साफ है कि वो उनका झुकाव, उनका रुझान किधर है, इंडिया गठबंधन की तरफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको पता है कि हमारे वोट से उनको कितना फायदा होने वाला है, तो एनडीए गठबंधन में वो नहीं जाने वाले हैं, ये भी बता रहे हैं। इसलिए कि वोट तो ले लेंगे लेकिन उसके बाद बीजेपी की प्लानिंग कुछ अलग रहती है। शायद यही कहना चाह रहे होंगे अपने समर्थकों से। हाँ बिल्कुल, अपने समर्थकों से यही कहना चाह रहे होंगे। और एक और उनकी बात है, वो हम लोग अभी सुनवा नहीं पा रहे हैं चूंकि समय की कमी है, जिसमें वो साफ कहते हैं उसने जाने कि बीजेपी को मालूम है कि वो नहीं जीत रही है और मेरे बिना वो नहीं जीत सकते, मैं ही उनकी नैया पार लगा सकता हूँ। और जब सरकार बनी थी तो भी उस समय बीजेपी के साथ थे ये मुकेश सहनी बाद में इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। तो ये कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि उनकी नैया मैं ही पार लगा सकता हूँ, ये उनका साफ तौर पे कहना है। इधर समीर जी जो एक और नई खबर है, वो खबर ये है कि जो उत्तर प्रदेश में एक संग्राम मचा हुआ है राणा संग्राम को लेकर, राणा सांगा को लेकर अब वो थोड़ा कम भी पड़ गया है। और अखिलेश यादव ने उस पर बहुत शानदार तरीके से और सलीकेदार बात कही कि इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए, अगर इतिहास हमको आगे नहीं ले जाता है तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए। और अपनी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि आप इतिहास की इस तरह की बातों को मत करें, ये अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन बहन जी जो है अब सो करके जाग गई हैं, बहन जी मतलब मायावती और बीजेपी के सम्मान में बहन जी जो है वो अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। तो क्या है वो खबर, वो आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, वो उन्होंने ट्वीट किया है एक आज सुबह, कई उनके अक्सर आ जाते हैं सुबह, वो लिख रही हैं और एक 3 पार्ट में उन्होंने लिखा है कि विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले आ रहे इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, ये इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है। क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है। अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से ज़रूर बचना चाहिए। साथ ही ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों की अच्छाइयों एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो ये उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। तो ये उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है कि दूसरे समुदाय के, समाज के लोगों के, महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। कभी उनकी कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणियां आती हैं, विपक्ष में कहती हैं, विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की आलोचना सीधे तौर पर बहुत कम दिखाई पड़ती है। हाँ, बहुत कम दिखाई पड़ती है, बल्कि दिखाई ही नहीं पड़ती, और जब करनी भी होती है तो साथ में कांग्रेस हाँ, जोड़ देती है कि कांग्रेस ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा करती जी। है। अकेले बीजेपी की कोई निंदा हमने मतलब लंबे समय से हमने मायावती जी के मुख से नहीं सुनी है, बल्कि बीजेपी का हर बड़े मसले पर आकर एक तरीके से वो बचाव करने के लिए आती है। आज भी जो उनके चूहे एक तरीके से बीजेपी का बचाव करने की ही मालूम पड़ती है। जी बिल्कुल, बीजेपी का बचाव करने का, और उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बहुत सारे नेता यही आरोप लगाते लगाते लगातार पार्टी छोड़ गए हैं, और अब पार्टी की स्थिति ये है कि घर के लोग जो पार्टी में बचे हैं वो भी कभी बाहर कर दिए जाते हैं और कभी फिर उनको बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति चल रही है। खैर, ये एक अलग बात है, ये उन्होंने टिप्पणी की थी, उसकी चर्चा हमने की, और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा बीएसपी नेता मायावती ने, वो बताया। लेकिन बड़ी खबर की जो उम्मीद दिखाई पड़ रही है वो आने वाली है सुप्रीम कोर्ट से। अब से कुछ देर बाद वहां पर फिर शुरू हो जाएगी बहस, उसी पर उसके आगे शुरू होगी जहां कल खत्म हुई थी, यानी वक्फ संशोधन कानून को लेकर। और 1:45 से आप सुनेंगे लाइव हमारे कार्यक्रम में डीबी लाइव पर वहां की प्रोसीडिंग और उस पर टिप्पणियां भी। तो आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, और एक बार फिर 1:45 बजे आप जुड़िएगा हमसे। और इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।